जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ खूब मस्त में होंगे सब लोग और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, आपका जो हिंदी साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य का जो इतिहास है बच्चों, क्लास 9th का, इसके शेष पार्ट को आप देखते हैं, चीजों को समझते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले कि इसके पहले हमने पिछली क्लासेज में क्या क्या पढ़े, तो देख लीजिए बच्चों। ये सब हमने पिछली क्लासेज में पढ़े हैं। तो अब आइए यहाँ आज इस क्लास में भेंट वार्ता से प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, हम जानते हैं कि भेंट वार्ता है क्या। एक सिंपल शब्द आपने सुना होगा, साक्षात्कार या इंटरव्यू। इसी को भेंट वार्ता भी कहते हैं बच्चों। तो आइए सबसे पहले अब हम समझना प्रारंभ करते हैं। जब रचनाकार, लिखने वाला, रचनाकार अर्थात रचना करने वाला किसी व्यक्ति विशेष अर्थात कोई विशेष व्यक्ति हो से भेंट करता है अर्थात मिलता है, तब उसके जो चरित्र हैं, उसका जो व्यवहार है, उसकी जो भाषा आदि जो भी संबंधित है, वो सब प्रश्नों को, वो प्रश्न के माध्यम से प्रश्न उत्तर करते हैं, पूछते हैं। तो वो बताते हैं किस अंदाज में बताते हैं, किस भाषा में बताते हैं, किस व्यवहार में बताते हैं। ये सब बच्चों साहित्यिक रूप में रच देते हैं, लिख देते हैं और पाठकों के सामने प्रकट कर देते हैं। यही भेंट वार्ता कहलाता है या साक्षात्कार कहलाता है बच्चों। भेंट वार्ता हिंदी में भेंट और चर्चा और विशेष चर्चा और साक्षात्कार तथा इंटरव्यू आदि नामों से जाना जाता है। इस प्रकार भेंट वार्ता वह रचना है जिसके द्वारा भेंट करता किसी महान व्यक्ति के चरित्र और जीवन में प्रश्नों के झरोखों से झांककर अर्थात प्रश्नों के माध्यम से उसके भीतर के पक्षों अर्थात आंतरिक दृष्टिकोण को, गुण को, दोषों को पाठकों के समक्ष प्रकट करते हैं। भेंट वार्ता बच्चों वास्तविक भी होती है और कल्पित भी होती है। वास्तविक जो भेंट वार्ता है वो लिखने वाले सबसे पहले कौन है? तो ये पदम सिंह है। पदम सिंह कमलेश उपनाम है, पदम सिंह कमलेश है। और दूसरे रणवीर रांगा, ये दो नाम विशिष्ट हैं बच्चों भेंट वार्ता के लिए। अब आइए पत्र व्यवहार क्या चीज होता है। हम लिखते नहीं हैं अब तो भाई, अब तो क्या कहते हैं कि डिजिटल जमाना आ गया, पत्र व्यवहार तो एक सपना सा हो गया है। पर फिर भी अभी गांव में कुछ तो प्रचलित है ही कि पत्रों के माध्यम से किसी माता के बेटे बाहर हैं, किसी पत्नी के पति बाहर हैं, या कोई बच्चा हॉस्टल में रहता है कहीं, तो अपने माता पिता को पत्र लिखते हैं या अपने मित्रगण को पत्र लिखते हैं और फिर उसके बाद उनसे उसका उत्तर भी जानने की उम्मीद रखे रहते हैं कि ये मतलब इससे संबंधित फिर हमको उत्तर मिलेगा। तो उसी को बच्चों वही पत्र लेखन है और उसी पत्र लेखन की परंपरा को पत्र साहित्य कहते हैं। तो आइए बच्चों देखिए, पत्र साहित्य को हम लोग समझते हैं। जब कोई रचनाकार अपने मित्र, परिचित, घनिष्ठ व्यक्ति को अपने संबंध या किसी व्यक्ति विशेष संबंध में या कोई महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में उसकी व स्वयं की सामाजिक या भावात्मक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उसके जो प्रति विशेष आदर सम्मान के भाव प्रस्तुत करता हुआ अपने निजी तौर पर जो पत्र उत्कीर्ण करता, मतलब निजी तौर पर अपना खुद का जो पत्र, जैसे माता पिता, भाई बहन और रिलेटिव्स, ये हो गया आपका बच्चों निजी पत्र, और बदले में प्रतिवचन की उम्मीद भी रखता है, तो वो पत्र साहित्य की रचना कहलाता है। हिंदी साहित्य में पत्र प्रकाशन की शुरुआत द्विवेदी युग से। अब ये प्रश्न आपसे बन सकता है कि पत्र साहित्य का व्यवहार सबसे पहले किसने किया और सबसे पहले किस युग में हुआ बच्चों? तो ये आपसे प्रश्न बन सकता है। पत्र सामाजिक भी हो सकती है और व्यक्तिगत भी हो सकती है। साहित्यिक दृष्टि से सार्वजनिक पत्र ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों। आइए अब डायरी को समझ लेते हैं कि डायरी क्या है। डायरी से तो आपने सुना लग रहा होगा, बहुत लोग आपस में बात करते हैं कि हम अपना डायरी बनाए रखे हैं। डायरी अर्थात जो डेली का जो घटना हो हमारे जीवन का, जो हमारे जीवन में जो डेली चीजें घटती हैं, जो हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, कहीं आते हैं, जाते हैं, कुछ देखते हैं या हमारे द्वारा कुछ होता है, तो उसको एक डायरी में डेट वाइज लिखते जाते हैं, उसी को बच्चों डायरी कहते हैं। देखिए, तब यहाँ पर वही चीज समझा रहे कि जब रचनाकार अपने जीवन में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का तिथिबद्ध
विवरण लिखित माध्यम के द्वारा प्रस्तुत करता है तो रचना को डायरी कहते हैं। इस कला का प्रारंभ 1930 के आसपास माना जाता है। इसमें सबसे पहले जो नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ थे, इन्होंने अपना पहली डायरी लिखना प्रारंभ किया। और कहाँ से डायरी था ये, आई थिंक ये जेल में रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जेल लिखा हुआ है। तो ये नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी के प्रकाशन के साथ ही हिंदी में डायरी रचना की कला का उद्गम माना जाता है। इनका प्रथम डायरी रचना, और इन्हीं को, इसको नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ को ही प्रथम डायरीकार मतलब डायरी रचनाकार माना जाता है। बच्चों अब आइए रिपोर्टाज को हम देख लेते हैं। रिपोर्टाज बच्चों उसे कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है और कहीं गया तो वहां का जो कोई घटना हो गया, कोई बात हो गई है, कुछ दृश्य है, कुछ भी है, तो उसका स्वयं का जो दृष्टांत होता, मतलब अपना स्वयं का तुरंत जो देखा और वही के वही चीजें बस लिख दिया, वर्णन कर दिया। अब वो सत्य है तो सत्य लिखेगा, जो भी है वो सारी चीजें लिखेंगे। रोचक चीजें हैं, कोई आत्मा को छू देने वाली चीजें, मन को छू लेने वाली चीजें, कोई ऐसा चीज है, दृश्य है, तो उसको भी दिखाते हैं रिपोर्टाज। तो इसी को रिपोर्टाज कहते हैं बच्चों। आइए अब हम इसको इनकी भाषा में समझते हैं कि जिस गद्य रचना में किसी घटना का दृष्टांत विवरण प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया हो, वही रिपोर्टाज कहलाता है। ये शब्द बच्चों, रिपोर्टाज शब्द, आपका प्रश्न बन सकता है कि रिपोर्टाज शब्द किस भाषा का शब्द है। तब आप बताएंगे कि ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और अंग्रेजी भाषा भी का शब्द है। अब अंग्रेजी भाषा का जो रिपोर्ट है, उन दोनों को मिलाकर रिपोर्टाज बना हुआ है। अब इसकी शैली जो होती है बच्चों कैसी होती है, तो वर्णनात्मक होती है, वर्णन योग्य होती है, चीजों को बताया जाता है, एक एक घटना को वर्णित किया जाता है, एवं उल्लेखनीय होती है, जिसमें तीक्ष्णता होती है, आत्मीयता होती है, सहजता का भी विशिष्ट महत्व इसमें होता है। इसमें लेखक प्राप्त विषय को सहजता, रोचकता के इससे पाठक को हृदयंगम अर्थात हृदय को छू लेने में सक्षम कराने में, हृदय को छू लेने में सक्षम होता है। इसमें विष्णु प्रभाकर बच्चों, प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रभाकर माचवे, ये सब विनम्र तथा रमणीय रिपोर्टाज का सृजन इन्होंने सबसे पहले करना प्रारंभ किए हैं। अब आइए बच्चों आलोचना को समझ लेते हैं। आलोचना शब्द का अर्थ है किसी पदार्थ तथ्य का परीक्षण स्पष्ट अथवा सही रूप में करना। किसी साहित्यिक रचना का सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन पहले करें, ऑब्जर्व करें, चीजों को समझें, फिर उनके जो गुण दोष हैं को भली भांति अध्ययन करें और फिर उसका विश्लेषण करें, उसको ही आलोचना कहते हैं बच्चों। आलोचना की परंपरा द्विवेदी युग से प्रारंभ होती है, ये भी याद कीजिएगा। अब आइए बच्चों हम गद्य काव्य पे चलते हैं। अब हम अपने अंतिम ये प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं, बस यही है। तो गद्य काव्य जिस रचना में कविता के गुणों का समावेश छंद के बिना ही संभव हो जाए। बच्चों क्या कह रहे हैं, गद्य काव्य का मतलब क्या है कि जैसे कोई रचना में जो कविता के जो गुण हैं, कविता को जो दर्शाया जाता है, उसमें जो समावेश छंद होते हैं, उसके बिना ही किसी वाक्य का संपूर्ण अर्थ, संपूर्ण भाव पता चले तो वही गद्य काव्य होता है। अर्थात उसमें छंद, सवैया, चौपाई ये सब ना रहे। ये रचना गद्य तथा काव्य के बीच की रचना है। गद्य तथा काव्य के बीच की रचना है ये। इसमें रचनाकार अपने हृदय की रागात्मकता को प्रकट करते हैं, जिससे पाठक उसे पढ़कर रसमय तथा मोहक हो जाते हैं, अर्थात आनंदित और लगन हो जाता है, मन मोहने लगता है, मन करता है और ज्यादा पढ़ें। इसमें विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति की ओर लेखक का अधिक चित्त रहता है। किधर साइड में बच्चों, भाव और विचार पर ज्यादा फोकस रहता है लेखक का। इसकी शैली बच्चों कवितापूर्ण तथा चमत्कार से युक्त होती है। गद्य काव्य की शैली, गद्य काव्य के रचनाकारों में राय, कृष्णदास, वियोगी, हरिराम वृक्ष, बेनीपुरी आदि के नाम विशिष्ट हैं। बच्चों आइए अब थोड़ा सा ये लास्ट देख लेते हैं, क्या कहते हैं लघु कथा, फिर हम अपने लेखक और रचनाकार के तरफ चलते हैं, मतलब लेखक और रचनाएं। तो इसको बच्चों आपको लिखना भी पड़ेगा, आप थोड़ा बहुत लिखिएगा, क्योंकि आप अभी से ही अच्छी तैयारी करने का शुरुआत कर दीजिए। तो देखिए बच्चों, लघु कथा एक ऐसी विधा है बच्चों जो धीरे धीरे गद्य के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रही है। छोटी छोटी कथाएं
लघु कथा में आधुनिक मार्मिकता तथा संवेदना की प्रगाढ़ वेदना दिखाई पड़ती है। लघु कथा के कथाकारों में चित्रा मुदगल, विष्णु नागर, असगर वजाहत, रमेश बत्रा और राजेंद्र यादव आदि रचनाकारों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अब आइए अब बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब हमने सारी चीजें, अब देखिए अब यहाँ पर निबंध आ गया कि आपको निबंध से संबंधित रचना और उनके लेखक को लिखना है। तब आप समझ गए ना कि निबंध कितने प्रकार का होता है, निबंध क्या होता है। जब आप निबंध को लिखेंगे तो आपके संज्ञान में बातें आएंगी कि हम किस प्रकार के निबंध को लिखने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न में हमारे किस प्रकार के निबंध को लिखने की बात कर रहे हैं, वर्णनात्मक है या भावात्मक है, किसी के जीवन चरित्र के बारे में लिखना या किसी के दृष्टांत अर्थात कोई मेला या कोई हिल स्टेशन ऐसा घूमने फिरने तीर्थ यात्रा ऐसे कुछ निबंध लिखने की बात हो रही है, या कैसे पत्र व्यवहार टाइप का निबंध लिखना है, किस प्रकार से निबंध लिखना है, ये हमने आपको निबंध के बारे में बताया है बच्चों पिछली क्लासेज में। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको बच्चों इस वीडियो में हम ये जो इससे संबंधित आपका गद्य साहित्य से संबंधित क्या कहते हैं प्लेलिस्ट बना हुआ है बच्चों, तो उसमें शुरू से आखिरी तक चीजें A to Z सीरियल वाइज दिया हुआ है। आप वहां प्लेलिस्ट पे लिंक पे क्लिक कीजिएगा और चीजों को एक एक करके शुरू से खूब ध्यान से पहले सुन के पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये चीजें तब आपको समझ में आ जाएगी कि मैम ने ये निबंध को क्या समझाया है, निबंध क्या चीज है। तब बच्चों जब भी आपको निबंध लिखना होगा तो आपके दिमाग में और विस्तार से आप अच्छे भावों से लिख पाएंगे, जिससे आप और बच्चों से अलग होंगे और आपके जो अध्यापक होंगे अच्छा अंक आपको देंगे। और तब आइए बच्चों अब इनके संबंधित ये लेखक और रचनाएं याद करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से आप रचनाओं को थोड़ा ट्रिक ढंग से जो भी हो, थोड़ा सा जो भी इसमें आएगा, जैसे मान लीजिए कुछ ट्रिक आता है हमको समझ में तो हम आपको बताते चलेंगे और उसको आप ऐसे किनारे कॉपी में ऐसे ब्रैकेट करके नोट करिए रहिएगा और उस कॉपी को बहुत सहेज के रखिएगा। आपको आगे आने वाले हर एग्जाम में काम आएगा बच्चों। कॉपी में जो लिखिएगा उसको ऐसे लिख के रख मत दीजिएगा, उसको रिवाइज करते रहिएगा। तो आइए बच्चों ये हम पहले रचना और उनसे संबंधित लेखक को जानते हैं। आपको ऐसे ही कॉपी में लिखना है। ये आपका है कंकड़ अस्त्रोत, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है कंकड़ अस्त्रोत। जहां पर होगा हम बच्चों कोशिश करेंगे ट्रिक बताएं आपको। कंकड़ अस्त्रोत ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र। हमारा कर्तव्य और धर्मयुग प्रताप नारायण मिश्र। जो प्रतापी व्यक्ति होते हैं वो धर्म युग की बात करते हैं, धर्म युग को अपना कर्तव्य मानते हैं। प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं कि धर्म युग को जानना युग धर्म को जानना हमारा कर्तव्य है। तो आप ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए, थोड़ा सा समय लगेगा बच्चों, लेकिन ये आप विश्वास मानिए जीवन भर आपको नहीं भूलेगा। जब तक आप किसी लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते, अर्थात जो भी आपको जीवन में बनना है, आपने तो कुछ ना कुछ सोचा होगा, टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, लेखपाल बनना है, अधिकारी बनना है, दरोगा बनना है, कुछ भी बनना है, तो जब भी ये सब बनना है तो आने वाले एग्जाम में आफ्टर 12 आपको कंपटीशन एग्जाम में बैठना पड़ेगा। और जब आप बैठेंगे तो ये सारी चीजें आपका सामना इन सब से होगा। तो जब आप ट्रिक के माध्यम से लिखे रहेंगे तो कभी भूलेंगे ही नहीं, एक बार रिवीजन कर लेंगे एग्जाम टाइम में, बस हो गया और आप सही के सही आंसर करके आएंगे। तो देखिए बच्चों क्या प्रताप नारायण मिश्र क्या कहते हैं कि युग धर्म को जानना हमारा कर्तव्य है। फिर आगे देखिए संपूर्ण सरदार पूर्ण सिंह, देखिए पूर्ण सिंह, आचरण की सभ्यता जिसके पास हो वो पूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? जो व्यक्ति के पास आचरण की सभ्यता हो, आपके पास सब कुछ हो, धन दौलत है, जो बहुत विद्यावान, बहुत मतलब पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका जो आचरण है वो अच्छा नहीं है, बच्चों आप पूर्ण नहीं माने जाएंगे। और जब इन सब के साथ आप में आचरण की भी सभ्यता होगी तो क्या होंगे? आप पूर्ण हो जाएंगे। तब क्या है? ऐसे लिख लीजिए, जिसके पास आचरण की सभ्यता होती है वो पूर्ण माना जाता है, वो पूर्ण होता है। बस हो गया सरदार पूर्ण सिंह, आचरण की सभ्यता। अब देखिए बच्चों यहाँ पर चिंतामणि, तो चिंतामणि कौन, चिंतन कौन करते हैं? हमारे माता पिता दादा दादी घर पे देखते होंगे ना। हम लोग स्वयं भी किसका चिंतन करते हैं? श्री रामचंद्र जी का चिंतन करते हैं, करते नहीं है? जय श्री राम बोलते नहीं है? तो क्या हो गया? रामचंद्र शुक्ल क्या करते हैं? चिंतामणि,
रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा, चिंतामणि लिखा। क्यों? क्योंकि हमारे जो घर के परिवार है या हम स्वयं किसका चिंतन करते हैं, तो श्री राम जी का चिंतन करते हैं। इसी प्रकार से चीजें आप लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, हलवा क्लब और नर से नारायण, ये याद करिएगा। बाबू गुलाब राय, देखिए बाबू गुलाब राय, आप अगर नर से आपके अंदर आचरण की सभ्यता बढ़ेगी तो आप क्या हो जाएंगे, नर से नारायण के समान हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? तब आचरण की सभ्यता बढ़ेगी तो आप नर से नारायण के समान हो जाएंगे। तब आपको लोग क्या कहेंगे, बाबू भैया कहेंगे, बाबू कहेंगे, भैया कहेंगे, बड़ा सम्मान से बात करेंगे। और वही आचरण की सभ्यता नहीं रहेगी तब क्या करेंगे, गुलाब की तरह ठलुआ कलब में इधर उधर कहीं पड़े दिखाई देंगे। गुलाब की तरह ठलुआ कलब, अर्थात बस ऐसे ही ट्रिक से याद कर लीजिए बच्चों को, अन्यथा मत लीजिएगा इसको। देखिए हम बस आपको मैक्सिमम चीजें कि आपको जीवन भर याद रहे, अर्थात जीवन भर ना सही तो जब तक आप कंपटीशन एग्जाम में बैठे, जब तक आप अपना लक्ष्य ना प्राप्त कर लें, या सबसे बड़ा लक्ष्य तो आपके सामने आपका पहला एग्जाम ही है, पहली सीढ़ी वही है, इसको टॉप ना करें, अच्छे से अच्छा अंक ना प्राप्त करें। तो यही मेरा मतलब इसी उद्देश्य के साथ हम पढ़ा रहे हैं बच्चों, तो इसको अन्यथा ना लें। देखिए पाव भर आटा, देखिए बच्चों हम लोग कभी पाव भर आटा रखते हैं नहीं, 1 कुंटल 50 किलो इस तरह से चावल गेहूं या खाद्य पदार्थ या किसी भी चीज का ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठा करके रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग भौतिकवादी हैं। लेकिन जो योगी लोग होते हैं, देखिए बच्चों ये देखिए योगी है ना यहाँ पर, वियोगी योगी हरि जो होते हैं वो क्या होते हैं, बस 2-4 घर मांग के पाव भर आटा हो गया, बस उनका हो गया एक टाइम का। वो धैर्य के साथ और क्या कहते हैं, धैर्य के साथ लेके चले जाते हैं, चलो मेरा शाम का हो गया, भगवान का शुक्रिया भी मनाते हैं उस पाव भर आटे के लिए। याद करने की ट्रिक है बच्चों, अभी आपके दिमाग से हमको भूल के दिखाइए, पाव भर आटा भूल के दिखाइए हमको कि योगी हरि योगी लोग तो पाव भर आटा ही मांग के, मतलब थोड़ा सा पाव भर आटा अर्थात थोड़ा सा अनाज से ही, एक टाइम के अनाज से ही वो संतुष्ट हो जाते हैं कि अब ईश्वर अब हमें सुबह का दूसरे टाइम का अनाज हमको फिर देंगे। और अब आइए बच्चों साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य अर्थात इतिहास के समय में हमारे मेन कौन देवता है बच्चों, श्री रामचंद्र जी हैं और श्री कृष्ण जी हैं। श्री कृष्ण जी हैं तो साहित्य के देवता क्या खाते हैं, माखन खाते हैं। क्या खाते हैं साहित्य के देवता, माखन नहीं खाते हैं तो बस हो गया। देखिए साहित्य के देवता माखनलाल चतुर्वेदी, वैसे याद रहेगा कि साहित्य के देवता माखन खाते हैं अर्थात श्री कृष्ण माखन खाते हैं, साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य के देवता माखन खाते हैं, बस ऐसे याद कर लीजिएगा बच्चों। कुछ विचार, प्रेमचंद क्या है बच्चों, कुछ विचार करते रहते हैं, कुछ ना कुछ विचार करते रहते हैं। अगर प्रेमचंद जी कुछ ना कुछ विचार नहीं करते रहते तो इतनी सारी उपन्यास हो गया, इतने सारे कहानी हो गए, कैसे लिखते, विचार कर रहे थे तभी तो वही बच्चों बस ऐसे याद कर लीजिएगा। कुछ बिखरे पन्ने क्या लिखूं, पंचपात प्रबंध पारिजात। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी कहते हैं कि सारे पन्ने बिखरे हुए हैं, क्या लिखूं। बख्शी जी क्या कहते हैं कि पन्ने बिखरे हुए हैं, कुछ बिखरे पन्ने, ये सब बिखरे पन्ने पड़े हैं, क्या लिखूं। पंचपात्र में प्रबंध पारिजात पड़ा हुआ है, पंचपात्र में प्रबंध पारिजात रखा हुआ है और बिखरे पन्ने पड़े हैं, क्या लिखूं। बस इसी प्रकार से कुछ बिखरे पन्ने क्या लिखूं, पंचपात्र प्रबंध पारिजात, बस इस तरह से याद हो जाएगा बच्चों। आगे फिर देखिए, इतिहास साक्षी है खून की छींटे। भगवत शरण उपाध्याय कहते हैं कि इतिहास साक्षी है कि खून की छींटे तो निर्दोषों पर भी पड़ जाते हैं। बस इस तरह से कल्पलता कुटज अशोक के फूल, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है बच्चों, इनकी कुटिया में क्या बहुत सारे हजारी प्रसाद की कुटिया में अर्थात कुटज में हजारों कल्पलताएं और अशोक के फूल लगे हुए हैं। बस देखिए बच्चों यहाँ पर ऐसे लिखिए, जीवन भर आप नहीं भूलेंगे जब तक अधिकारी नहीं बन जाएंगे या जब तक जो आप चाहते हैं वो नहीं बन जाएंगे। देखिए ऐसे रिवाइज भी कर, लेकिन बीच बीच में रिवाइज करते रहिएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है ये भूलने की प्रवृत्ति है, ये स्वाभाविक है, नेचुरल है बच्चों। इसीलिए हमको, क्योंकि जब हम भूलेंगे नहीं तो अब ये नहीं भूलेंगे तो आने वाला फिर जो लर्न करेंगे वो कैसे याद होगा।
तो इसीलिए बच्चों आने वाला जो है उसको पढ़ते भी जाएं और पिछला बीच बीच में रिवीजन करते जाएं, अर्थात बार बार उसको कॉपी को पलटते जाएं, देखते रहें। जो भी आप नोट्स बनाएं बड़ा शुद्ध और साफ बनाएं, और उस नोट्स को बच्चों किताब से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझे। क्यों? क्योंकि उसको निरंतर, किताब तो आप एक बार पढ़ लिए रख दिए, लेकिन जो आपकी नोट्स आपके स्वयं के हाथों से लिखा हुआ है उसको आप निरंतर, क्या कहते हैं, उसको निरंतर आप रिवीजन करते रहिए। तो आइए बच्चों देखिए, अब हम ये देखिए कहानी निबंध हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कहानी से शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, विवेचनात्मक गद्य, विवेचनात्मक, ये देखिए महादेवी वर्मा जो है, विवेचनात्मक गद्य और श्रृंखला की लड़ियां। महादेवी वर्मा जो है बच्चों विवेचनात्मक गद्य की एकदम लड़ियां, कड़ियां बना दी हैं। विवेचनात्मक गद्य इतना सारा लिखी कि एकदम श्रृंखला की तरह एकदम कड़ियां बन गई हैं। आगे देखिए बच्चों, गांव सुखी तो हम सुखी, कितना अच्छा बात है बच्चों इसमें। गांव सुखी तो हम सुखी, कितने अच्छे संदेश दे रहे हैं विनोबा भावे, बड़े ही महान संत के स्वभाव के थे। गीता प्रवचन में इन्होंने सुना। अब देखिए, अब आप ऐसे ट्रिक बना लीजिए कि विनोबा भावे गीता प्रवचन में सुने थे कि गांव सुखी तो हम सुखी, बस ऐसे लिख लीजिए। थोड़ा सा समय लगेगा बच्चों, पर लिखे रहेंगे तो आपको जीवन भर काम आएगा। गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब कैसा होता है? वृक्ष तो होता है, एक प्रकार पौधा होता है, पर आप वृक्ष बना लीजिए, याद करना है ना आपको। राम वृक्ष बेनीपुरी, गेहूं और गुलाब। अर्धनारीश्वर उजली आग, रामधारी सिंह दिनकर। उजली आग कब होती है बच्चों? जब दिन निकलता है। क्या? जब दिन निकलता है तब उजली आग के समान चारों तरफ उजाला हो जाता है। तब हम लोग कहाँ जाते हैं? अर्धनारीश्वर के दर्शन करने, अर्थात बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने जाते हैं। कब? जब दिन निकलता है। बस ऐसे लिख लीजिए और फिर दोबारा इसको रिवाइज करें। अर्धनारीश्वर उजली आग, रामधारी सिंह दिनकर, बस ये दिमाग में बना रहेगा। अथाह सागर बच्चों और अनंत आकाश। देखिए, जय प्रकाश भारती, हम लोग किसका जय जयकार करते रहते हैं? हमारे जो इष्ट, हमारे जो ईश्वर हैं, तो वो कैसे हैं? उनका जो हृदय है अथाह सागर के समान, मतलब दयावान है वो, और अनंत आकाश में विचर हैं वो। चारों तरफ आकाश में जब हम देखते हैं तो हर जगह हमको क्या है? जय प्रकाश भारती गूंजती है, हमारे भारती की जय प्रकाश गूंजती है। इस प्रकार से बच्चों बस कोशिश करें लर्न करने की, किसी तरह याद हो जाए, ताकि बहुत सारी चीजें पढ़ने रहते हैं और आगे तो और चीजें बढ़ते रहेंगे सिलेबस में, तो इसलिए बच्चों थोड़ा सा कोशिश करें। अब कहनी अनकहनी ठेले पर हिमालय। धर्मवीर भारती क्या कहते हैं? क्योंकि ये धर्मवीर होते हैं, तो ये क्या कहते हैं कि हम कहनी अनकहनी को नहीं मानेंगे और हिमालय को ठेले पर लाकर खड़ा कर देते हैं। कहते हैं जो जिसको कहना हो कहे, कहनी है अनकहनी नहीं मानते हैं भारती जी। ऐसे लिखिए, धर्मवीर भारती जी कहनी अनकहनी नहीं मानते हैं और ठेले को हिमालय पर लाकर खड़ा कर दिए, बस हो गया। अभी आपको जीवन भर नहीं भूलेगा बच्चों। अब ये देखिए थोड़ा सा और इसको पढ़ लेते हैं। जीवन का काव्य, का लेकर लिखे हैं कि जीवन का काव्य, और दूसरा ये देखिए सर्वोदय, ये दोनों अलग अलग है बच्चों, जीवन का काव्य और सर्वोदय। का लेकर कहते हैं कि जीवन का जो काव्य है हमेशा सर्वोदय करता रहता है, सर्वोदय करता रहता है। सर्वोदय की बुनियाद हरि भाव। जब हम हरि को याद कर किए रहते हैं बच्चों, हरि को ध्यान में रखते हैं, तो हम हमेशा बुनियाद से जुड़े होते हैं, जमीन से जुड़े होते हैं, अर्थात हरि भाव उपाध्याय सर्वोदय की बुनियाद। अब आगे देखिए बच्चों, दृष्टिकोण दक्षिण भारत की एक झलक, विनय मोहन शर्मा। विनय मोहन शर्मा कहते हैं कि दक्षिण भारत की एक झलक देखेंगे तो आपका दृष्टिकोण ही बदल जाएगा, बस ऐसे लिख दीजिए। विनय मोहन शर्मा कहते हैं कि दक्षिण भारत की एक झलक देखेंगे तो आपका दृष्टिकोण ही बदल जाएगा, बस आप दक्षिण भारत की एक झलक और दृष्टिकोण पर अंडरलाइन कर देंगे कि यही आपको याद करना है। गांधी की देन, राजेंद्र प्रसाद, दोनों ये देखिए साहित्य और गांधी की देन राजेंद्र प्रसाद लिखे हैं। तो आप ऐसे ट्रिक बना लीजिए कि राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि साहित्य क्या है? गांधी की देन है, बस हो गया। देखिए कितना अच्छा बन गया कि राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि जो साहित्य है वो गांधी की देन है। अब गांधी की देन और साहित्य पे आप अंडरलाइन अच्छे से कर दीजिए और वही याद करिए। तो आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ये कहानी के साथ। देखिए बच्चों, हमको निरंतर पढ़ना ही पड़ेगा। आप अगर निरंतर पढ़ते रहेंगे तो आपकी बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी आने वाले समय में। तो देखिए बच्चों, हमने भेंट वार्ता से पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये देखिए कहानी से फिर पढ़ेंगे। ये देखिए कहानी से
लेखक और उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। जिस प्रकार आज हम ट्रिक से पढ़े ऐसे ही निरंतर बस याद करने की कोशिश बच्चों कि हमारा जो एक मेन उद्देश्य है बच्चों कि एग्जाम में आपका एक भी नंबर ना जाए, एक भी नंबर ना छूटे, आप सारे चीजों को सही सही लिख सकें। तो आइए बच्चों, इन शब्दों के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। बच्चों ये कोई आपको अगर यहाँ पर पढ़ने समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं। आप सीखें कि कैसे कमेंट, इसी बहाने आप सीखेंगे कि अपनी बात को कैसे कहें। आप हम तक अपनी बात बताएंगे, हम आपको उसका सोल्यूशन कहेंगे, बताएंगे या और अच्छे से बताएंगे, या आपको चीजें बहुत अच्छा लग रही हैं तो भी आप कमेंट करेंगे तो मुझे और उत्साह मिलेगा, मैं 2 गुना जोश के साथ और उत्साहित होकर आपको पढ़ाऊंगी। हमको अच्छा लगेगा, हमको एक एनर्जी मिल जाएगा बच्चों कि देखिए बच्चे हमारे हमको समझ रहे हैं, यानी कि हम आपको अच्छा पढ़ा पा रहे हैं। और नहीं अगर कोई कमी है तो भी बताएंगे तो उसमें और अच्छे से सुधार, क्योंकि बच्चों हम तो आपके लिए पढ़ा रहे हैं ना, हम अपने लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं। हमारा कितना ज्ञान विस्तार इससे हमको नहीं मतलब, हमको तो आपके ज्ञान विस्तार से मतलब है। तो इसलिए हम आपके हिसाब से पढ़ाना चाहते हैं। तो कोई कमी हो तो बच्चों बताइए बस। और ये जो हमारा क्लास है चैनल है बच्चों लक्ष्य हिंदी क्लासेज, इसको सब्सक्राइब करके रखें आप। अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो निरंतर आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। और पसंद आए बच्चों तो लाइक करें और अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में आप इसको शेयर अवश्य करें। तो आइए बच्चों, इन वाक्यों के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में कहानी के साथ। जय हिंद बच्चों।